गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स का। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स कैपेसिटी एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर्स। कैपेसिटी और कैपेसिटर्स होते क्या है, अब हमने ये देखना है। कैपेसिटी एबिलिटी होती है किस चीज़ की? चार्ज को स्टोर करने की। यहाँ पर जैसे कार्य करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम वर्क बोलते हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, स्टोर चार्ज करने की जो एबिलिटी है उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। और जिस डिवाइस में इसको स्टोर करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं फिर कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस को रजिस्टर में डिवाइस स्टोर किया जाता है, इसी तरह से जो कैपेसिटी है वो जिस डिवाइस में उसको स्टोर किया जाता है उसको फिर हम कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द और कई बार हम यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। कई बच्चे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं कि कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं, कैपेसिटी भी बोल देते हैं, क्या बातें हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है किसी डिवाइस में उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैपेसिटर को चार्ज क्यों करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज क्यों किया जाता है? तो कैपेसिटर को चार्ज इसलिए किया जाता है ताकि बाद में उसकी एनर्जी का यूज़ किया जा सके। सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, इसलिए ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा, जो बेसिक बातें हैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ कि कैपेसिटर को इसलिए मतलब चार्ज किया जा सकता है ताकि बाद में उसकी एनर्जी को स्टोर किया जा सके। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होगे कि आप स्टोर तो चार्ज को कर रहे हो और बोल रहे हो कि उसकी एनर्जी का यूज़ कर पा रहे हैं। भाई चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में क्या बात आपकी आती है? इंटेंसिटी आपने पता है, फोर्स बटे में चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो फोर्स F = Q × में। तो ये कहने की बात, जैसे EM वेव्स है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आप खास करके सेल फोन कम्युनिकेशन जो है आपका, मोबाइल फ़ोन जो है कम्युनिकेशन में हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव जिसको नाम दिया गया यहाँ पर। तो कहने की बात ये है कि जब आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन में होता क्या है? वेव्स के रूप में हम कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो हमारी 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें डिटेल से दिया गया है कौन सी वेव्स कहाँ तक काम करती है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या वेवलेंथ, वो 5th यूनिट का बातें हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब के माध्यम से जब हम बात करते हैं आपके कम्युनिकेशन में तो वो वेव्स के रूप में होती है और वेव एनर्जी का रूप है, वेव एनर्जी का रूप है। तो इसका मतलब चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हो, जब जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है तो वो जो वेव्स के रूप में जा रहा हो क्या, वो एनर्जी। तो चार्ज यानी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है जिसको हम बाद में यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या राइज होता है कि क्या किसी कैपेसिटर को अनलिमिटेड चार्ज किया जा सकता है? अनलिमिटेड चार्ज। क्लियर? मैक्सिमम तो पॉसिबल है, यानी मैक्सिमम आप चार्ज उसको दे सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड चार्ज क्या किसी कैपेसिटर को दिया जा सकता है? अब हमने देखना ये है। सपोज करो ये कोई आपके पास कंडक्टर है, मेटल मान लीजिए, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। आपने चार्ज इसको दिया गया है, इस चार्ज के कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बताया था अगर मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है तो अपने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर या आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ये इसका रीजन है। अब वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर इसको मैं और पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाएगी, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड में फोर्स एक्सपेंस करेगा। तो ये इस तरह से ये फोर्स एक्सपेंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में करेगा। ये और चार्ज बढ़ाते रहोगे। अगर मान इसको और चार्ज दे दिया तो ये फिर और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है पावर बढ़ जाएगा इस तरह से। अब आप देखो कि इस कंडक्टर के जो बाहर है या जिस मेटल के बाहर है वो क्या है?
अगर बोला जाए कि भाई अब आपके अराउंड में क्या है, तो क्या जवाब दोगे? आपके अराउंड में क्या है? एयर तो है ही है, एयर तो है, इन एटमॉस्फेयर तो है अर्थ के सरफेस पे। तो इस तरह से ये जो लाइनें हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो बाहर जो एयर है, एयर में क्या है? एटम, एयर में एटम्स हैं। तो ये कोई एटम है, एक एटम हमने कंसिडर कर लिया उनमें से, हम उसके फिनोमेना को समझते हैं क्या है। तो ये कोई एटम हमने ले लिया, एटम के आउटर मोस्ट, अब इस पर फोर्स तो लग रही है, किस इलेक्ट्रॉन पर लगेगी? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, क्योंकि नॉर्मली बात है कम से कम फोर्स से बाइंड होगा वो न्यूक्लियस से, मैक्सिमम डिस्टेंस है तो फिर मिनिमम फोर्स है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये मैं फ्रिक्शन में भी स्टडी किया था कि जो ही उसको जब किसी बॉडी को सरफेस से रब करवाएंगे मान लिया, तो फिर क्या होगा, और रबिंग से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी मिलते ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स था आपका वो बाहर निकल जाएगा। वही हमने रबिंग प्रोसेस में स्टडी किया था, चार्जिंग बाय रबिंग। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट जिसका ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो फोर्स क्रिएट कर पा रहा है। तब ये जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है, इसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से पैदा होती है। असली बात आप समझो, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फोर्स लग रही है, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स लगेगी? ऐसा नहीं है, फोर्स किसी और चीज़ पे भी लग रही है, वो न्यूक्लियस पे लग रही है। अगर मैं इस एटम की बजाय अब सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स को समझाऊँ आपको, तो मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रहे, ये एटम था, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, इस पर फोर्स लग रही है। अब थोड़ा सा डायग्राम को मैं नई तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये मैंने कोई इलेक्ट्रॉन ही लगा लिया जिसके ऊपर सारी कहानी पैदा हो रही है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, आप ई एफ जिसने बोला है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर होगी? बताया था क्यू इंटू ई के बराबर, क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगी। क्लियर? और अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन बस पे कोई चार्ज है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो प्रोटॉन है ये उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स पाई जाती है, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं SNF, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। +1 में हमने स्टडी किया हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स पाई जाती है क्योंकि शॉर्ट रेंज की होती है। ग्रेविटेशनल सबसे बड़ी वीक फोर्स है क्योंकि लॉन्ग रेंज की। तो जितनी शॉर्ट रेंज की होगी इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी वो आपकी। तो यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स पाई जाती है। और हमें पता कि फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एन न्यूक्लियर फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, जो नेचर में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और समझे डिटेल में। मान लिया सपोज करो यहाँ पर 100 न्यूटन या 200 न्यूटन 50 न्यूटन जो भी आप मान लो, इतनी फोर्स लग रही है। कौन सी? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देती। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? जो इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ाने से जो फोर्स बढ़ती जा रही है वो इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और सपोज करो ये आपके 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। हमने क्या किया? हमने चार्ज को बढ़ा दिया। चार्ज को बढ़ा दिया तो फिर नॉर्मली बात है ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी बढ़ जाएगी आपकी। और मान लिया ये 20 न्यूटन बढ़ गई 20 न्यूटन पे आ गई। फिर हमने और चार्ज दिया इसको तो ये और बढ़ जाएगी। फिर बढ़ते बढ़ते मान लिया 50 पे चली जाएगी। यूँ और चार्ज देते रहोगे आप, तभी तुम बोलते हैं कि किसी अनलिमिटेड चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हम इसको चार्ज देते ही जा रहे हैं, इंक्रीज होता जा रहा है। फिर 80 न्यूटन पे आ जाएगा, 90 न्यूटन पे आ जाएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पर 100 न्यूटन पे पहुँच जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपकी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपकी, वो 100 न्यूटन है आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स क्रिएट कर पा रहा है 100 न्यूटन है आपकी, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रही है। और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर जो फोर्स है वो भी 100 न्यूटन है। तो इस केस के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर भी ये बाहर नहीं जाएगा। अब ये बाहर अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा चार्ज इसको देना पड़ेगा। जो ही ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज दिया तो फिर ये जब फोर्स 101 या 102 जितनी ज़्यादा मतलब होगी तो फिर इस स्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इस फोर्स है, वही बात है कि एक रस्सी को दो बच्चे खींच रहे हैं, दोनों साइड से अगर समान फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगी। फिर भी अगर आपने रिजल्ट निकालना ही है तो फिर एक साइड में ज़्यादा फोर्स लगा, उसके लिए आपने अगर एक दो वो बच्चे को और ऐड करना पड़े तो उसको भी ऐड करो आप। अगर आपने रिजल्ट ही निकालना है तो 101 न्यूटन होते ही क्या होगा? आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो फिर एटम के ऊपर कैसा चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव। इस नेगेटिव पॉजिटिव को अलग होना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुका है तो सिर्फ पॉजिटिव बच गया। इस नेगेटिव पॉजिटिव को अलग होना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन
और अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर की बात करूँ तो इसको जैसे नहीं बोल देते हैं, नहीं, फिर इसको एक अच्छा शब्द है लीकेज प्रोसेस, या फिर इसको डिलेक्ट्रिक्स ब्रेकडाउन भी बोल देते हैं। डिलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इसी कंसेप्ट में आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर के टॉपिक में ही, डिलेक्ट्रिक्स ब्रेकडाउन। कहने की बात है ये ही, जो आपकी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसकी जो अमाउंट है जो ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हुई तो वो आपका फिर लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और लीकेज प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं जिस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक बुकेट है, एक बाल्टी है, उसमें आप पानी डालते जा रहे हो, भाई डालते जा रहे हो, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि बाल्टी भर जाएगी आपकी। क्लियर, जो उसकी हाइट थी, जो एक्चुअल लेवल था, जो उसकी लिमिट थी, वहाँ तक आपका वाटर राइज कर चुका है। उसके बाद अगर आपने ज़रा सा भी पानी डाला तो पानी आपका लीकेज करना स्टार्ट कर देगा, बाहर बिखरना स्टार्ट कर देगा, लीकेज प्रोसेस। तो फिर आप उससे ज़्यादा पानी उसमें कैसे डाल सकते हो? तो वही सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई कि थोड़ा सा अगर वो आपने अब यहाँ पर जो 100 न्यूटन था और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स भी 100 न्यूटन थी आपकी, तो इस स्टेज पर आप कह सकते हो कि गिलास आपका पूरा भर गया। अब ज़रा सा भी आपने पानी और डाला, ज़रा सा भी चार्ज आपने और दिया तो फिर वो आपकी इलेक्ट्रिक जो फोर्स आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब फिर वो आपका जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन था जो आपका एक टारगेट पे नहीं मिलेगा, आपको दाएं बाएं कहीं मिलेगा, टारगेट तक चीज़ नहीं पहुँचेगी। तो फ़ायदा क्या है उसका? तो किसी भी कैपेसिटर को कहाँ तक चार्ज किया जा सकता है? जब तक जब तक लीकेज प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती उसको आप चार्ज करते रहते हो, यानी मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है। और जो ही ये प्रोसीजर आपकी स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिकल, तो आप उसको फिर उससे ज़्यादा चार्ज आप उसको नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन एक इसमें और अराइज होगा जो हम अगली वीडियोज़ में करेंगे उसके ऊपर, कि जो लीकेज के बाद जो चार्ज है, लीकेज प्रोसेस के बाद जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर लीकेज प्रोसेस के बाद। क्यों? अब बात गिलास में जितना पानी आना था उतना तो आ लिया, उसके बाद का बार तो सारा बिखर जाएगा, लीकेज प्रोसेस कहलाएगी सारी की सारी। तो उसके अंदर जो होगा आपका, उसके बाद जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, उस गिलास के अंदर या बुकेट के अंदर और ज़्यादा वाटर की अमाउंट नहीं हो सकती। तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? अगर सपोज करो, मान लिया अगर आप सिंपल से एक बात करो कि आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फोर्स पैदा करने के लिए अगर मान लिया 100 कूलम चार्ज दिया, 100 कूलम चार्ज दे दिया हमने इसको 100 न्यूटन का फोर्स पैदा करने के लिए। ये जो फोर्स है आपकी इसके ऊपर जो लग रही है वो 100 न्यूटन फोर्स पैदा करने के लिए दे दिया 100 कूलम का चार्ज। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही 1 कूलम चार्ज हमने और बढ़ाया तो अमाउंट कितनी होगी यहाँ पर? 181 कूलम। अब आप बोल रहे थे सर, आप बोल रहे थे कि चार्ज कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, तो फिर बढ़ गया चार्ज, 101 कूलम होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था इस ऑर्बिट से, जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब फिर वो वापस यहीं पर आ जाएगा, वापस इसके अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन आया है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर वही 100 कूलम आ जाएगा। फिर आपने ज़रा सा और चार्ज दिया है या 1 कूलम या 2 कूलम जो भी आपने चार्ज दिया तो 101 फिर हो जाएगा। तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर वापस इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर लेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो चार्ज है आपका वो हमेशा कॉन्स्टेंट यहाँ पर रहता है। ये था कुछ आपका कि किसी कैपेसिटर को आप चार्ज तो कर सकते हो, मैक्सिमम चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन उसको आप अनलिमिटेड चार्ज नहीं कर सकते। कब तक चार्ज किया जा सकता है? जब तक आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर आयोनाइजेशन या फिर लीकेज प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, आप कंटिन्यू उसको चार्ज कर सकते हो।